हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट क्लियर एकेडमी। और हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के टॉप एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 की। अभी तक हम पार्ट 1 to 5 हम डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आप लोग को वो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको उसके एक्सप्लेनेशन समझ भी आ रहे होंगे। और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होने के 100% चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है सिलेक्ट कमेटी की लोकसभा की, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी दो तरीके की कमेटीज होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज जो कि लगातार बनी रहती हैं, अनइंटरप्टेडली काम करती हैं, और सिलेक्ट कमेटी आपकी किसी पर्टिकुलर बिल या किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाई जाती है और उनका काम खत्म होने के बाद उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इसलिए जब भी कोई सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है तो उसका कोई भी जो मेंबर्स हैं वो फिक्स्ड नहीं होता। ओके, वो वेरी करता है फ्रॉम कमेटी टू कमेटी। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। तो लोकसभा का जो आर्टिकल 93 है वो कहता है कि इसमें आपका एक स्पीकर होना चाहिए और एक आपका क्या होना चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर भी होना चाहिए। अब उसको चुनता कौन है, तो जो भी आपके हाउस के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के बीच में आपकी वोटिंग होती है और सिंपल मेजोरिटी से उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपके लोकसभा का स्पीकर कौन सिलेक्ट करता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ओके, grants in aid are provided to such states as are in need of the assistance by the। तो आपको पता है कि grants in aid मतलब जो भी grants दिए जाते हैं स्टेट को, वो कौन देता है, प्रेसिडेंट तो नहीं देता, फाइनेंस कमीशन इसका भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है, और आरबीआई इसका भी कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो कौन हमें देता है ग्रांट्स इन एड स्टेट्स को, वो देता है यूनियन पार्लियामेंट। आर्टिकल जो है आपका 275 वो इस बारे में बात करता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को जब भी उसको जरूरत होगी उस हिसाब से वो एड्स दे सकता है। The first amendment made in 1951 added a new schedule to the constitution. It was the। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू एक नया शेड्यूल ऐड किया गया था। वो कौन सा शेड्यूल था, वो था हमारा 9th शेड्यूल। आपको पता है कि इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। उसके बाद अब जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। ओके, और ये जो 9th शेड्यूल था ये जो बेसिकली था आपका जमींदारी का जो सिस्टम चलता था इंडिया में, उसको अबॉलिश करने के लिए बनाया गया था। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें रिफॉर्म्स की बात की गई है। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस हैव बीन क्रिएटेड बाय द। जितनी भी हमारी आईएएस, आईपीएस या फिर ये जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इसके साथ साथ जो जुडिशियल सर्विसेज हैं वो किसके तहत बनाई जा सकती हैं, वो बनाई जा सकती है आर्टिकल 312 में। ओके, 312 कहता है कि अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हमारे नेशन के हित में है कि कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाए, तो हमारा पार्लियामेंट उस तरीके की कोई भी ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ये कौन क्रिएट करता है, बेसिकली हमारा पार्लियामेंट। द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स। थर्ड शेड्यूल में हम किसकी बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस। जो भी हमारी ओथ ली जाती है कोई भी पद ग्रहण करने से पहले, तो उसकी सारी जो डिटेलिंग है, उसकी सारी ओथ जो है वो कहाँ लिखी हुई है, हमारे थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है। द लीगल एडवाइजर टू अ स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज द। लीगल एडवाइजर को क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। और अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ओके, तो जो आपका अटॉर्नी जनरल है वो है आपका आर्टिकल 76 में, और जो हमारा एडवोकेट जनरल है वो है आपका आर्टिकल 165 में। इन आर्टिकल्स को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है और एडवोकेट जनरल का आर्टिकल कौन सा है। The chief minister remains in power as long as he enjoys the confidence of the। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा पीएम कब तक पीएम रह सकता है, जब तक कि उसको हमारा कॉन्फिडेंस मिला हुआ है लोकसभा का, या फिर जब तक उसको हमारा मिला हुआ है कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट का। इसी तरीके से हमारा चीफ मिनिस्टर तब तक रह सकता है सीएम जब तक कि उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। अगर वहां से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। During the temporary absence, the is appointed to officiate as governor। अगर किसी रीजन से गवर्नर जो है उसकी सडन डेथ हो जाती है या कोई और रीजन से वो गवर्नर नहीं रहना चाहता है,
तो उसकी जगह पे हम किसको प्लेस करेंगे तुरंत, अगर एकदम से कोई हमारा प्रेसिडेंट भी उसको अपॉइंट नहीं कर पाया है तो आपका वहां पर गवर्नर बनेगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपकी बात कही गई है कि गवर्नर की जो सीट है वो कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए, तो उतनी देर के लिए हम चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट को हम नियुक्त कर सकते हैं। स्टेट गवर्नर एंजॉयज, स्टेट गवर्नर को कौन सी पावर मिली हुई है? नो डिस्क्रिशनरी पावर्स, ऐसा नहीं है उसके पास उसका डिस्क्रिशन है। एक्सटेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर्स, एक्सटेंसिव तो नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास हमारे पास पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द गवर्नर। डिस्क्रिशनरी पावर्स इन सर्टेन मैटर्स, यस, उसके पास कुछ मैटर्स के लिए उसका जो डिस्क्रिशन है वो यूज कर सकता है। एंड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी क्योंकि हमारा गवर्नर लगा ही नहीं सकता तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी उसके पास कोई डिस्क्रिशन पावर्स नहीं होती हैं। तो स्टेट गवर्नर एंजॉय करता है डिस्क्रिशनरी पावर्स इन सर्टेन मैटर्स। The authority to dissolve a state legislative assembly is vested in the, ओके, अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है तो उसकी पावर किसके पास है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे कि अगर हमें पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना है, लोकसभा को, पार्लियामेंट को तो नहीं, हम लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर हमें डिसॉल्व करना है तो उसकी पावर हमारी किसके पास है? गवर्नर के पास। The executive power of the state is vested in the, तो हमारी जो स्टेट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है, गवर्नर के पास होती है। और उसको बोला भी जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। तो जितने भी हमारी चीजें बिल पास होते हैं वो सारे किसके हैंड से पास होते हैं? हमारे गवर्नर के पास से। द गवर्नर इज द ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं स्टेट के अंदर, गवर्नर उसका क्या होता है? चांसलर होता है, ओके। और वो अपॉइंट किसको करता है? वाइस चांसलर्स को वो अपॉइंट करता है। और सारी यूनिवर्सिटीज का चांसलर कौन होता है? वो हमारा होता है गवर्नर ही। ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस है, इनको आपको एज इट इज याद रखना है और ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। A state governor has diplomatic powers, military powers, emergency powers। आपको पता है कि गवर्नर के पास ये तीनों में से कोई भी पावर नहीं होती। ये पावर्स किसके पास होती हैं? हमारे प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ओके। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या है? नो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स। जो गवर्नर है वो इन पावर्स में लैक करता है। To ensure their impartiality, a retired Chief Justice of the India or other judges of the Supreme Court are debarred from practicing in any कोर्ट इन इंडिया, कि ऐसा ना हो कि वो किसी और कोर्ट में काम करने लगे और वहां का जो जजमेंट है उसको वो इन्फ्लुएंस कर पाए। इसलिए कहीं का भी जो चीफ जस्टिस होता है या जो जज भी होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मना किया गया है कि कहीं और आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ इलेक्शन और कमिश्नर को, किसकी एडवाइस पर? ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट। तभी वो उनको रिमूव कर सकता है जब आपका लोकसभा और राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास होगा और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, तभी वो उनको केवल रिमूव कर सकता है उनकी पद से। Nowadays the Election Commission of India uses EVM। तो EVM की फुल फॉर्म क्या है हमारी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट टर्म यूज होने लगा है, वीवीपैट। तो ईवीएम की फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या हो गई? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ओके। ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ईवीएम तो अब पुराना हो गया ना, अब नया क्या है? वीवीपैट, जो कि आपके 2019 के इलेक्शन से पूरे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें लागू कर दिया गया था। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ क्लेम दैट कैन बी एंटरटेन्ड बाय लोक अदालत? तो लोक अदालत में आप कितने रुपयों तक का क्लेम को कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं 10 लाख रुपए तक का। अब जो आपके जो मेन कोर्ट्स होते हैं, अगर आपको उनसे पहले अगर कोई भी अपना डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना है तो एक आपको मैकेनिज्म दी जा सकती है कि आप लोक अदालत के जरिए अपने उस डिस्प्यूट को खत्म कर सकते हैं। बेसिकली आपका एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रीएड्रेसल मैकेनिज्म है, ओके। और ये इसको आपका क्या है, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात नहीं है बट इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जा चुका है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट।
अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, क्योंकि स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको करता है गवर्नर। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात होगी तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, हमारा प्रेसिडेंट। आपकी पुडुचेरी और दिल्ली दो में आपका चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के ही अंडर में आती हैं और उनका ही जो एग्जीक्यूटिव होता है उनके जरिए वो उसको रन कराते हैं। The highest position in the country and IAS officer can aspire for, वो पोस्ट कौन सी है आपकी, कैबिनेट सेक्रेटरी की। ओके, ये आपकी हाईएस्ट पोस्ट है जिस तक एक आईएएस का जो है वो प्रमोशन हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी इनके रिपीट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो लेकर आएंगे हम अगली बार एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार इन वीडियोस को देखते रहिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।